9th नवंबर 2024 वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में रीड एंड राइट की बुक में यूनिट 6.2 एफिशिएंसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एफिशिएंसी का नहीं है, लेकिन है मार्च 2020 तो कर लेते हैं, बट है नॉट, इट इज नॉट एफिशिएंसी क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा ये है कि एक स्लेज है, इसका मास 50 केजी है और स्नोई सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं इट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली फॉर 10 मीटर अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। सही जनाब, इसके ऊपर फोर्स लगाई और फोर्स लगाकर हमने इस स्लेज को मूव करा रहे हैं, और अब स्लेज मूव करा रहे हैं तो कह रहे हैं जनाब 50 केजी का मास और 10 मीटर हम इसको मूव करा रहे हैं फ्रिक्शन वाली सरफेस पर, जिसकी फ्रिक्शन 200 न्यूटन है। तो आपको पता है कि अगर 200 न्यूटन की फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव कराने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगी, और जब फोर्स लगाएंगे तो देयर विल बी वर्क, ये वर्क होगा। ये बेटा मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दी रेड कलर की, और मैंने कह दिया कि यहाँ पे स्नो थी और स्नो सरफेस के ऊपर आपने वर्क करा 2000। उसके बाद कह रहे हैं कि इसी स्लेज को हमने मूव कराया आइस पर। आइस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। याद रखिएगा, जब फ्रिक्शन नहीं होगी ना तो मूव कराने के लिए हमें कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगी। पहले से मूव कराते हुए ला रहे हैं, वो ड्यू टू द इनर्शिया बॉडी यहां से यहां तक खुद ब खुद चलती हुई आ जाएगी। आइस पे नो फ्रिक्शन, नो फोर्स, नो वर्क। सर वर्क भी जीरो होगा। स्नो पे वर्क करना पड़ा 2000, आइस पे वर्क करना पड़ा जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। फिर आगे चले तो कह रहे हैं फिर हमने इसको लिफ्ट किया है ऊपर 1 मीटर, 1 मीटर ऊपर लेके जा रहे हैं। जब इसको 1 मीटर ऊपर लेके गए, 1 मीटर ऊपर लेके गए, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाए तो ऊपर ले जाने में होता है mgh वर्क। मास 50 केजी, ग्रेविटी 10 और हाइट 1 मीटर। सॉल्व करें तो 500 जूल वर्क हो गया। ये 3 वर्क हो गए। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि बताइए सबसे ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द जर्नी मोस्ट वर्क इज डन। सबसे ज्यादा वर्क किसमें हुआ है? तो बड़ी सिंपल सी बात है सर, सबसे ज्यादा वर्क स्नो वाले रीजन में हुआ है। जब आपने इसको स्नो पे खींचा तो वर्क इज 2000, इधर जीरो वर्क, इधर 500 वर्क, तो ग्रेटेस्ट वर्क ये वाला है। क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान है कि बच्चों को ये क्वेश्चन अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अब मैं क्लास प्रॉपरली स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, और प्रॉपरली स्टार्ट करने का मतलब एफिशिएंसी के क्वेश्चंस, एफिशिएंसी के मुश्किल क्वेश्चंस। ठीक है ना। एफिशिएंसी के मुश्किल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार हमें नजर आते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल में फिजिक्स आपको कम नजर आएगी, और ऐसा लगेगा कि आप जो है किसी ट्रेन के ऊपर आपकी जॉब लग गई है, और ट्रेन चलाने के लिए जो हमें पावर स्टेशन से कोल मंगाना है वगैरह वगैरह। क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। सुनिए, क्वेश्चन ये है कि हम किसी जगह फॉर एग्जांपल ट्रेन के पावर स्टेशन पे काम करते हैं, और लिखा हुआ है कि उस पावर स्टेशन की आउटपुट पावर पी है, आउटपुट पावर पी है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। सर एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब आउटपुट तो उसने खुद बता दिया कि सर आउटपुट है पी, आउटपुट है पी। अब मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए इनपुट। इनपुट क्या होगा? सर ट्रेन चलाने के लिए इनपुट होगा ये सर कोल से चलने वाली
ट्रेन है, तो आप ट्रेन को कितना कोल से एनर्जी देंगे, इट विल बी इनपुट। तो कोल से जो मैं इनपुट देने जा रहा हूं, मुझे वो पावर कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करूं? तो सर पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम। ये बताइए ट्रेन को जो हम टाइम दे रहे हैं, सर वो टाइम लिखा हुआ है एस। उस टाइम को लिखा हुआ है एस, नंबर ऑफ सेकंड इन 1 सेकंड 1 डे। एक दिन में जितना जितने सेकंड्स होते हैं, उन सेकंड्स को लिखा हुआ है एस। ये तो टाइम हो गया। अब आपने ऊपर लिखनी है इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी। अब इनपुट एनर्जी कितनी होगी, तो गौर से सुनिएगा। कह रहे हैं 1 kg कोल एनर्जी देता है ई। 1 kg कोल एनर्जी देता है ई। ठीक है जनाब। पर ये जो एनर्जी 1 kg की है, लेकिन ट्रेन में रोजाना जो कोल आता है ना, कोल, तो बता रहे एक ट्रेन में कोल आता है m kg। तो बताइए ये एनर्जी है 1 kg की। ट्रेन में कोल कितना केजी आ रहा है, सर m kg आ रहा है। तो मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दिन भर में कितनी ट्रेन्स आ रही हैं, सर ट्रेन्स की तादाद है n। तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि फॉर एग्जाम्पल दिन भर में ट्रेन्स आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 ट्रेन्स आती हैं रोजाना। हर ट्रेन में 100 kg कोल आता है, और 1 kg कोल से एनर्जी मिलती है फॉर एग्जाम्पल 20 किलो जूल। तो कहना ये चाह रहा हूं कि जो एनर्जी है, सर वो 1 kg से मिलने वाली एनर्जी। ये कितना कोल आ रहा है, सर ट्रेन में भर के आ रहा है। ठीक है ना, आप ट्रेन में भर के आ रहे हैं। कितनी ट्रेन रोजाना आती हैं, सर रोजाना ट्रेन आती हैं एन। तो पता ये चला कि इनपुट पावर के लिए हमें असल में चाहिए थी एनर्जी अपॉन टाइम, लेकिन इस क्वेश्चन में एनर्जी और टाइम में से, शुक्र है टाइम को तो बड़े सिंपल वे में बता रहा है कि पूरे दिन का टाइम है एस सेकेंड, पर एनर्जी में उसने लंबी कर दी है कि 1 kg कोल से एनर्जी ई। दिन भर में कितनी केजी आता है, सर केजी आता है m kg। और ये m kg की जो ट्रेन आती है, कितनी ट्रेन आती हैं, सर ट्रेन आती हैं कैपिटल एन। इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी टोटल इनपुट एनर्जी। अच्छा, अब इसको बेटा मैं यहाँ पे लाके पुट कर रहा हूँ। जरा यहाँ पे लाके पुट कीजिएगा। ऊपर आउटपुट है, नीचे इनपुट है। सर इनपुट की जगह लिख रहा हूँ ई एम एन डिवाइडेड बाय एस। और यही एस मैथमेटिक्स में आपको पता है सबसे ऊपर चला जाएगा। ये एस सबसे ऊपर चला जाएगा। तो पी ऐसा ही है, ये एस सबसे ऊपर चला गया। तो एफिशिएंसी हो गई P इंटू एस डिवाइडेड बाय एन एम ई। P इंटू एस डिवाइडेड बाय एन एम ई। तो इस क्वेश्चन में फिजिक्स तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। इसमें मोस्टली मुझे नजर आ रहा है कि आप ट्रेन पर, पावर स्टेशन पर किसी की ड्यूटी लग गई है, और उससे पूछा जा रहा है कि आप दिन भर में कितना कोयला बर्न करेंगे। तो उसने हमें बताया है, जो बंदा हमारा जॉब कर रहा है, कि 1 kg कोयला बर्न करते हैं तो एनर्जी आती है ई। सर यहाँ दिन भर में हर ट्रेन में कोयला आता है m kg, और दिन भर में हम नंबर ऑफ ट्रेन मंगाते हैं n। तो एन एम ई हमें बताएगा कि कितना कोयला हम ट्रेन को इनपुट करेंगे। हाउ मच कोल is supplied to the train as input energy, and this input energy is divided by time. It gives you total input power. Output power is very simple, it is P, but input power is EMN divided by S, and when it is simplified, so the right answer is A. तो क्वेश्चन मैथमेटिकल नहीं है भाई, और बहुत आराम आराम से मैंने समझाया, कोई भागम दौड़ी नहीं की है। तो आप लिख के इसको कीजिएगा, पर इस टाइप का सवाल बेटा आता है बार बार।
इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को निकाला। चलो बेटा और आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है सर? इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि हमें अगेन कैलकुलेट करनी है एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ये बताइए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पावर स्टेशन है सर, उस पावर स्टेशन से हम इलेक्ट्रिकल पावर भी पैदा कर रहे हैं और इससे हम हीट यूजफुल यूज कर रहे हैं, यानी इससे जो हीट निकल रही है उस हीट को भी हम इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं। तो जनाब आउटपुट आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी भी है और आउटपुट थर्मल एनर्जी भी है। यूजुअली थर्मल एनर्जी को हम वेस्टेड पावर में डाल देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने खुद लिख के दिया है कि थर्मल एनर्जी इज नॉट वेस्टेड पावर, थर्मल एनर्जी इज अ यूजफुल पावर। तो यूजफुल हीट, हीट जो है ये यूजफुल है। तो अगर हीट भी यूजफुल है, इलेक्ट्रिकल पावर भी यूजफुल है, तो जो हमारा आउटपुट होगा, जो हमारा आउटपुट होगा सर, आउटपुट में हमें थर्मल एनर्जी का नंबर भी लिखना पड़ेगा, दैट इज 160। हमें 100 वाला नंबर भी लिखना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर भी यूजफुल है और थर्मल एनर्जी भी यूजफुल है, और दोनों को मैं ऐड करूंगा तो इट इज टोटल आउटपुट। अब मुझे चाहिए इनपुट। सर इनपुट कैसे आएगा? तो आपको पता है इनपुट होता है आउटपुट प्लस वेस्टेड पावर। आउटपुट प्लस वेस्टेड पावर। सर आउटपुट 160 प्लस 100 यानी 260 हम लिख चुके हैं, इट इज आउटपुट। वेस्टेड पावर 60, सो दोनों को ऐड कर लें तो इट बिकम्स 320। तो आउटपुट हमारे पास 260 है, इनपुट हमारे पास 320 है। एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट 260, इनपुट 320, और जब आप इसको परसेंटेज में आंसर देना चाहते हो तो मल्टीप्लाई 100। और जब आप मल्टीप्लाई 100 करोगे, तो मैं कैलकुलेटर आपसे चलवाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा डी। तो बच्चा चेक करना चाहे तो अपनी मर्जी से चेक कर ले, वरना मेरे ख्याल में इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन की सर क्या खास बात थी जिस वजह से आपने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया? तो इसका आंसर ये है कि हम लोग हमेशा हीट को वेस्टेड पावर में डाल देते हैं। सर इस क्वेश्चन में हीट भी यूजफुल है, इलेक्ट्रिकल पावर तो होती ही यूजफुल है। तो इस मर्तबा आउटपुट में हीट और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों है। जब आउटपुट आ जाए तो आउटपुट प्लस वेस्टेड एनर्जी इट इज इक्वल टू इनपुट। तो बेटा आज की क्लास के सारे क्वेश्चन में आपको दो फार्मूले यूज करवा रहा हूँ। इनपुट होता है आउटपुट प्लस वेस्टेड, और एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। क्या इब्राहिम आपको ये मेरी बात समझ में आई जो मैंने वर्किंग की है? क्योंकि इतना कोई मुश्किल सवाल ये वाला है नहीं, सिर्फ हीट को मैंने आउटपुट में यूज किया है, ये मेरे लिए नई बात है। अच्छा आ जाइए इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इस क्वेश्चन को लेने की वजह क्योंकि ये एग्जाम में 2 मरतबा आया हुआ है, क्या पता तीसरी दफा भी आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है एफिशिएंसी मोटर की 60% है, आउटपुट 120 है। सर अगर उसने हमें आउटपुट बता दी 120, एफिशिएंसी बता दी 60%, एफिशिएंसी बता दी 60%, तो कॉमन सेंस की बात है कि सर इनपुट एनर्जी ही निकालना होगी, इनपुट पावर ही निकालना होगी। तो जरा देखें क्या ऐसा ही है? हाँ सर इनपुट पावर पूछ रहे हैं, इनपुट पावर पूछ रहे हैं। तो जरा कोई बच्चा सॉल्व करके बताए बेटा कि अगर मैं एफिशिएंसी को 60% लिखता हूँ, आउटपुट पावर क्वेश्चन में लिखी हुई है 120 है, इनपुट ही रह जाता है कैलकुलेट करना। अब आप अगर इनपुट कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 200। क्या ऐसे ही है? इनपुट आ गया 200 वॉट्स।
और जब बेटा इनपुट आ गया तो आपको याद है इनपुट पावर होती है आउटपुट पावर प्लस वेस्टेड पावर। तो इनपुट पावर 200 है, आउटपुट पावर क्वेश्चन में गिवन है 120 है। प्लस का 120 सर वहां जाके माइनस का 120 हो जाएगा। हमने कैलकुलेट करनी है वेस्टेड पावर। तो 200 माइनस 120 इट इज 80, और अगर 80 है तो बेटा इसका आंसर बन गया डी। इन क्वेश्चंस में इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस वेस्टेड। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। देखिए जनाब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है, उस इलेक्ट्रिक केटल के ऊपर ये लिखा हुआ है, हाँ बेटा बोलिए। आंसर डी 200 बेटा ये आया था, फिर 80 हमारे पास ये वाला आ गया। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक केटल है, इस इलेक्ट्रिक केटल के ऊपर कंपनी ने लिख के दिया है कि इसका इनपुट पावर 1.5 किलो वॉट्स है, एफिशिएंसी 65% है। तो खुद सोचिए कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें उन्होंने आउटपुट नहीं बताया, बाकी सब कुछ दिया हुआ, इनपुट, सर इनपुट है 1.5 किलोवाट, सारे आंसर भी किलो में इसलिए किलो में नहीं लिख रहा, आंसर भी किलो में। 1.5 किलो इनपुट, आउटपुट पावर नहीं पता, और एफिशिएंसी, सर एफिशिएंसी है 65%, एफिशिएंसी है 65%। 65 को मैंने ऐसे ही रखा, 1.5 डिवाइड था सर हमारा कि मल्टीप्लाई हो गया, 100 मल्टीप्लाई था हमारा कि डिवाइड हो गया। तो जल्दी से हम कैलकुलेट करेंगे पहले आउटपुट पावर। ठीक है ना, अब आउटपुट पावर, अच्छा जी आउटपुट पावर, पहले अगर आउटपुट पावर मुझे बता दें तो जरा अच्छा हो जाए बेटा, अगर आपने निकाली है तो। 0.975, तो 0.975 किलो जूल इट इज दी आउटपुट। और अगर आउटपुट आ गया तो क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी। याद रखिएगा एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। सर पावर 0.975 है, ठीक है जनाब, 0.975 है किलो वॉट्स में। टाइम, टाइम है सर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स का मतलब होता है, 2 मिनट्स का मतलब होता है 120 सेकेंड। 2 इंटू 60, 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। और जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेते हो तो सॉल्व करके बेटा क्या आंसर आ रहा है, 0.975। भैया सही बताया था तुमने? नहीं ना, पावर आउटपुट, जो पावर आउट, ठीक है ठीक है, मैं आपकी बात को क्रॉस चेक कर लेता ना बेटा। ये हो गया डिवाइडेड बाय 100 हो गया, ठीक है आ गया 0.975, बिल्कुल सही है बेटा। इस 0.975 को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 120 से, तो इसका आंसर आ गया जी। तो बस मैं इस बात पे कंफ्यूज हो गया ना बेटा, आपने तो हमें आवाज लगा दी थी कि इसका आंसर ए है, इसलिए मैं चेक कर रहा था कि आंसर ए नहीं बन पा रहा, ठीक है बेटा। लेकिन कोई बात नहीं, आपने जो पहले आंसर बताया था इट वॉज पावर, एंड नाउ वी हैव कैलकुलेटेड एनर्जी, एंड द एनर्जी इज 117 किलो जूल। ठीक है बेटा, हाँ चलिए कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। अच्छा जी, अब आ जाइए इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल सा है, लेकिन आपको मैं 2 मिनट दूंगा, जरा दिमाग लगाइए इसमें हो क्या रहा है। कैलकुलेशन में मैं हेल्प नहीं करने जा रहा आपकी, मैं कोई कैलकुलेशन में हेल्प नहीं कर रहा, मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है बच्चे को लगता है सर इतने आसान आसान सवाल करा रहे हैं। एक क्वेश्चन बट आप ट्राई करके देखें। क्वेश्चन ये है कि पुराने वक्तों में जो बल्ब होते थे ना बेटा, वो बल्ब लाइट बहुत कम देते थे और हीट बहुत ज्यादा देते थे, पुराने वक्तों के जो बल्ब होते थे। तो लिखा हुआ है कि हमारे पास एक ओल्ड फैशन का बल्ब है जो कि 60 वॉट्स का है, ठीक है जनाब। और ये 60 वॉट का बल्ब हमें हीट देता है 95%।
और भाई वो हीट हमारे किसी काम की नहीं होती थी, हमारे कमरे को गर्म कर देती थी। ठीक है जनाब। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है अब जो नए जमाने के बल्ब हैं, तो नए जमाने के बल्ब में हमें 60 वॉट इनपुट नहीं करना पड़ता। 60 वॉट्स इनपुट नहीं करना पड़ता। नए बल्ब को हम जस्ट 4 वॉट इनपुट करते हैं और ये हमें उतनी ही लाइट देता है, लाइट उतनी ही लाइट देता है जितनी लाइट पुराना बल्ब देता था। ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ दिस न्यू फैशन बल्ब। न्यू फैशन बल्ब की एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक। तो पहली बात तो याद रखिए कि हम बल्ब से लाइट चाहते हैं, आउटपुट, और उन्होंने ओल्ड फैशन बल्ब के लिए हीट वाली एफिशिएंसी दी हुई है जो मेरे लिए किसी काम की नहीं है, आपको तंग करने के लिए दे रहा है। मैं आपको बताऊं, आपको एफिशिएंसी 95% यूज नहीं करनी है, आप एफिशिएंसी यूज करोगे 5%। क्यों? क्योंकि सर हमें बल्ब से, लैम्प से लाइट चाहिए होती है। तो वो जो 95% है वो थर्मल एनर्जी है जो कि जाया हो रही है। लाइट जो मुझे मिल रही है वो जस्ट 5% मिल रही है। तो लाइट के लिहाज से मुझे एफिशिएंसी चाहिए। लिखा है व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ मॉडर्न लैम्प। मॉडर्न लैम्प की एफिशिएंसी चाहिए। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पहले आप खुद से ट्राई करें। और जो बात मुश्किल है वो मैंने समझा दी और इसको इरेज भी कर रहा हूँ कि 95% का लफ्ज यूज करना ही नहीं है। तो बेटा खुद से कोशिश कीजिए। हम पुराने जमाने के बल्ब को 60 वॉट्स इनपुट देते थे, तो उससे जितनी लाइट का आउटपुट मिलता था, हमें सेम लाइट का आउटपुट आजकल के दिनों में 4 वॉट से मिल जाता है। पुराने जमाने के बल्ब को 60 वॉट इलेक्ट्रिसिटी देते थे, तो वो हमें एफिशिएंसी देता था लाइट 5%। आजकल वही लाइट हमें 4 वॉट के बल्ब से मिल जाती है, क्योंकि उसके अंदर लाइट ज्यादा होती है, थर्मल तो ना होने के बराबर होती है। नए बल्ब की एफिशिएंसी चाहिए। ट्राई कीजिए बेटा पहले खुद से। अच्छा चले आंसर कर दीजिए। हाँ चलो मेथड बता दो। हाँ हाँ, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन, में समझ गया। हाँ 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 हाँ, सही। बेहतरीन बेहतरीन, अम्मार ने बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हमें। अम्मार ने किया ना बेटा? ठीक है ठीक है। अच्छा आप जरा सुनिए, बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। अब जो बाकी बच्चे हैं वो भी जरा सुन लें। सर एफिशिएंसी 5% है, आउटपुट पावर नहीं बताई हुई है, इनपुट हम उसको दे रहे हैं 60 वॉट्स का। इनपुट हम उसको दे रहे हैं 60 वॉट्स का। ठीक है जनाब। तो इसको परसेंट में ही रहने दो। तो 60 इंटू 5% ये हमारा आउटपुट है पुराने बल्ब का। ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो पुराने बल्ब का आउटपुट है, पुराने बल्ब से जितनी लाइट आती थी, सर उतनी ही लाइट हमें इस नए बल्ब से मिल रही है। और ये जो नया बल्ब है, इस नए बल्ब की एफिशिएंसी मुझे कैलकुलेट करनी है। तो सर नए बल्ब के लिए इनपुट होगा 4 वॉट्स। इनपुट होगा 4 वॉट्स और आउटपुट बेटा वो पुराना वाला लेंगे, क्योंकि पुराने बल्ब की जितनी लाइट थी उतनी ही लाइट नए बल्ब से आ रही है। तो ये बेटा मैंने लिख दिया 60 इंटू 5%। और जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 75%। तो अम्मार ने बहुत शानदार करके सॉल्व करके दिया है। जबरदस्त हो गया।
ठीक है बेटा, कॉपी कर लीजिए जिस बच्चे से नहीं हुआ। खौला बेटा आपको समझ में तो आ गया बेटा खौला? ठीक है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कोई खास सवाल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ, मुझे याद आ रहा है ये 6.1 में भी सवाल पड़ा हुआ था, यार हम लोग कर चुके हैं ना सवाल। इस पर आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ये बेटा मैं 2 मिनट आपको दूंगा, जरा ट्राई कर लीजिए, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट दूंगा, ट्राई कर लीजिए। हाँ जी बिल्कुल, जूम इन करेंगे हम आपके लिए। ये क्वेश्चन एफिशिएंसी का नहीं है, इसमें भी वही वाली बात हो रही है, जिस तरह ट्रेन चलाने की बात हो रही थी, इस क्वेश्चन में वो आपसे मेरे ख्याल में कार चलवा रहे हैं, डीजल इंजन है। ठीक है ना, अब डीजल इंजन है, और ये डीजल इंजन जब मैं यूज कर रहा हूं तो मैं डीजल इंजन को इनपुट दे रहा हूं, इनपुट है फ्यूल। ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जैसे अभी मैंने ट्रेन चलाने वाला सवाल सॉल्व किया था। कह रहे जनाब मैं इंजन को इनपुट दे रहा हूं फ्यूल, जो फ्यूल दे रहा हूं ये कितना फ्यूल है सर? फ्यूल दे रहा हूं 1.5 एक्सपोनेंट 4 सीएम क्यूब। फ्यूल को मैं पेट्रोल लिख रहा हूं, ये बेटा मैंने पेट्रोल दे दिया डीजल इंजन को। ठीक है जनाब, तकरीबन ये 15,000 मेरे ख्याल में लीटर बन जाए, 15,000 सीएम क्यूब पेट्रोल दे दिया। फिर जरा क्वेश्चन को आगे पढ़े तो मुझे क्वेश्चन में बता रहे हैं कि 1 सीएम क्यूब से जो एनर्जी आती है वो आती है 34 किलो जूल। ठीक है ना, मैं इसको एनर्जी बनाना चाह रहा हूँ, अभी तो ये फ्यूल पेट्रोल था। कहते हैं अब मैं इस इनपुट को अगर एनर्जी बनाना चाहता हूँ तो आप क्या करें, जहां सर सीएम क्यूब लिखा हुआ है ना, उस सीएम क्यूब पेट्रोल की जगह लिख दें सर, इससे एनर्जी आ रही है 34 किलो जूल। ठीक है जनाब, 1 सीएम क्यूब पेट्रोल एनर्जी देता है 34 किलो जूल, तो सीएम क्यूब इज रिप्लेस्ड बाय 34 किलो जूल। ये बन गई इनपुट एनर्जी। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको इनपुट पावर बनाऊं, बिल्कुल ट्रेन वाले क्वेश्चन की तरह इनपुट पावर बनाऊं। सर पावर होती है एनर्जी, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। क्वेश्चन में टाइम है पर आवर, और पर आवर का मतलब होता है 1 सेकंड में 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। इन सबको सॉल्व करके किलो जूल में ही रखिएगा, तो ये हमें पता चल जाएगी उस डीजल इंजन को हम कितनी इनपुट पावर दे रहे हैं। जी बेटा को बचा हमें बताए क्या नंबर बनता है? It is 1.5 exponent 4 into 34 divided by 3600, तो ये रिजल्ट आ रहा है जी 142, 142। इट इज 142 किलो। हाँ बोले मैं, जी जी मैं वही तो बोला, मैंने किलो को ऐसे ही रखा ताकि आंसर किलो में आ जाए। ठीक है, और जूल पर सेकंड बेटा बन गया वॉट्स, क्योंकि सवाल में ना
जो आउटपुट पावर है वो भी दिखा रहे हैं कि वो 40 किलो वॉट्स है। आउटपुट पावर बेटा दिखा रहे हैं इट इज 40 किलो वॉट्स। ठीक है ना। तो इनपुट पावर बेटा मैंने निकाल ली और अब मेरे पास इनपुट पावर आ गई। तो आपको याद है इनपुट पावर होती है आउटपुट पावर प्लस वेस्टेड पावर। तो इनपुट हमने कैलकुलेट किया है 142, आउटपुट क्वेश्चन में गिवन है 40, वेस्टेड पावर मुझे कैलकुलेट करनी है। 40 प्लस है सर, इधर आके माइनस होगा, तो 142 माइनस 40, तो हमारा आंसर बन जाएगा ए। हमारा आंसर बन जाएगा ए, दैट इज 102 किलोवाट्स। दैट इज 102 किलोवाट्स। ये बेटा कॉपी हो गया तो आगे चले। अच्छा जी, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन इतना आसान है कि मुझे नहीं कराना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन में एफिशिएंसी बताएं, इसमें कोई खास बात है ही नहीं, कोई खास बात नहीं है। तो हम क्लास के अंदर जरा मुश्किल सवाल कराना चाहते हैं। आसान सवाल ये मैंने गलत उठा लिया, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अच्छा सिंपल तो है, लेकिन आप पहले ट्राई कर लें, क्या पता आपसे ना हो और मैं सिंपल इसको समझ के छोड़ रहा हूँ। है 2017 जी बेटा, कोशिश कीजिए। इनपुट एनर्जी, सर इनपुट तो सीधा सीधा लिखा हुआ है वी इन। आउटपुट एनर्जी सर सीधा सीधा लिखा हुआ है यू। वेस्टेड एनर्जी डब्ल्यू। एफिशिएंसी पूछ रहे हैं, तो एफिशिएंसी होती है सर आउटपुट, आउटपुट लिखेंगे ऊपर, इनपुट, इनपुट लिखेंगे वी इन इंटू 100। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आउटपुट अपॉन इनपुट, सिंपल आउटपुट अपॉन इनपुट। सो द राइट आंसर इज ए। तो ये क्वेश्चन मजाक था जो मैंने पता नहीं क्यों उठा लिया। तो बेटा ये एफिशिएंसी के जितने क्वेश्चन मैंने आज उठाए थे वो सारे के सारे खत्म हो गए और मेरे एक्सपेक्टेड टाइम से जल्दी खत्म हो गए। अच्छा जी, 6.2 खत्म हो गई है और 6.3 में आ जाते हैं फिर। 6.3 देखते हैं बेटा, मैंने ज्यादा पेजेस ऊपर कर दिए। 6.3 पे आ जाएगा। 6.3 में जब मैं आता हूँ तो 6.3 में भी क्वेश्चन मैं अगली क्लास में एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, लेकिन अभी की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाना चाहते हैं। और उन क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इतने खतरनाक हो जैसे ये क्वेश्चन, और इस जैसे सवाल और भी हैं। ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, कोई भी बच्चा नहीं कर पाता इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्या, तो जरा क्वेश्चन सुने सर। क्वेश्चन ये है कि एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है और इसकी हाइट है h। जब इसकी हाइट h है, हाइट h है, तो बताइए इस पूरे पानी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सिर्फ ये बता दें। एक रिजर्वायर में पानी है, पानी का मास m है, हाइट h है। इब्राहिम आप हमें बताइए इस कंटेनर x में पानी की पोटेंशियल एनर्जी आपके ख्याल में क्या होगी। What is the potential energy of mass m, पानी, in this container x when the height is h? मास m है, हाइट h है, पोटेंशियल एनर्जी इस x में आपके ख्याल में mgh होगी या कुछ और होगी। अब बस mgh नहीं होती, यही तो खास बात है। नहीं होती, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, रुक जाए रुक जाए रुक जाए। ठीक है, तो सर क्यों नहीं होती, वजह बताएं। तो भाई इसकी वजह यह है कि ये जो पानी है ये जमीन पे रखा हुआ है। जब जमीन पे रखा हुआ है तो इसकी जो जमीन के साथ हाइट है, पानी की जो जमीन के साथ हाइट है वो तो सर जीरो है। तो दोनों तरफ से आप फंस रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कह के भी फंस रहे हैं। भाई देखिए ना, किसी ब्लॉक को जमीन पे रख दिया तो हम कह देते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। पानी जमीन से टच हो रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लोअर सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है,
अपर सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी h है, तो हम लोग कहते हैं जनाब इसकी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच अपॉन टू। ठीक है जनाब, ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, इसकी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच अपॉन टू। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, एक दूसरा तरीका समझाने का, कहते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देन हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस ऑब्जेक्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ना बेटा, असल में वहां से हाइट मेजर करते हैं टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से बेटा एच अपॉन टू है, और जब एच अपॉन टू है जमीन से इसकी हाइट एच अपॉन टू है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच अपॉन टू। ठीक है जी। अच्छा ये बताइए, बराबर वाला जो कंटेनर है ये खाली है? बराबर वाला कंटेनर खाली है। सर जब बराबर वाला कंटेनर खाली है तो ये वॉल्व बीच में लगा हुआ है, इन्होंने जो टैप है या जो वॉल्व है इसको ओपन कर देना है। जब ओपन करेंगे तो बेटा यहां से पानी फ्लो करके इसमें आने लगेगा, क्योंकि आपको पता है पानी जो होता है अपने लेवल को बैलेंस करता है। तो आप देखिएगा पानी एग्जैक्टली आधा आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, दैट इज एच अपॉन टू, आधा इधर हो जाएगा एच अपॉन टू। ठीक है ना। क्वेश्चन है, बताइए अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? बताइए अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जबकि अब इसकी हाइट एच अपॉन टू हो चुकी है, टोटल हाइट एच अपॉन टू हो गई, तो इसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर दी? इसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर दी? पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच अपॉन टू थी, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो कितनी गई है? जवाब, सर जितनी हाइट होती है ना, जितनी, हाँ हाँ 20 का आंसर है सर, जितनी हाइट होती है ना उसको भी हम फर्दर आधा कर देते हैं, जितनी हाइट होती है सर उसको फर्दर आधा कर देते हैं, और सर अब आप उसको फर्दर आधा कर देंगे ना, तो सर अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना अब, ठीक है जनाब, अब जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी सर वो हो जाएगी एम जी एच अपॉन फोर, एम जी एच अपॉन फोर। तो अब आइंदा के लिए आपने ये वाली बात जहन में बिठा लेनी है कि अगर कोई बॉडी जमीन पर रखी हुई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पूरी हाइट नहीं लेते बल्कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट लेते हैं। क्या सर ऐसा नमूना एक ही दफा आया है सवाल? नहीं जी, आपको दिखाऊं, ऐसे सवाल और भी आए हुए, और भी आए हुए ऐसे सवाल, उनमें से एक सवाल ये वाला है। पर इस क्वेश्चन को कराने के लिए बहुत टाइम चाहिए, मुझ में हिम्मत नहीं है इतना टाइम इस पे, इस सवाल पे लगाने की। पर इस सवाल में भी इशू वही है, वही इशू है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हाइट लेते हैं, फिर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हाइट लेते हैं, पर इसके अंदर एक और प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम नहीं बता रहा इसको ना, जब हम, बल्कि नहीं बता रहा, आप और कंफ्यूज हो। अच्छा एक और सवाल इसी टाइप का करा रहा हूँ, एक और करा रहा हूँ इसी सा टाइप का, जरा इसको देखिएगा। ये बहुत ज्यादा सवाल पुराना नहीं है, 2015 का क्वेश्चन है। कोई बच्चा मुझे ये बताए, खौला आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि व्हेन द ब्लॉक इज एट दिस पॉइंट, ठीक है जनाब, एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हियर, इसे हमने ऊपर से गिरा दिया, देखिए ऊपर से गिर के ये नीचे आ रहा है, यही ऊपर से गिर के नीचे आ रहा है, और अब ऊपर से गिर के नीचे आया तो अब इसकी पोजीशन जो वर्टिकल रखा था अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया, एंड नाउ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हियर। तो क्वेश्चन है, बताइए कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है? तो चेंज बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले सिर्फ मुझे ये बताइए कि बेटा हौला, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक at top position when the block is placed on the surface of table? What is its gravitational potential energy on the table? टेबल के ऊपर इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लोगे? इट्स एम जी इज, हाँ हाँ बोले। ओके, ग्रेविटी विद मास तो उसका आ गया बेटा 500 है ना, ये वेट हो गया। सिर्फ मुझे ये बताइए इसकी हाइट कितनी लेंगे? सिर्फ मुझे हाइट बता। 1.1, बिल्कुल सही, क्योंकि ये वाली हाइट 0.8 है, ये वाली हाइट 0.3 है, 0.8 0.3 इट बिकम्स 1.1। यू आर राइट, यू आर राइट।
ठीक है जनाब, ये आ जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑन द टेबल। अच्छा बेटा हौला बताइएगा, जब ये नीचे गिर गया अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लोगे? एंड अगेन mg इज द सेम, बट व्हाट इज द हाइट, व्हाट इज द हाइट? बिल्कुल सही, 0.2 लेंगे। ठीक है, और ये ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी है, ये स्मॉलर पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस विल बी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैलकुलेटर चला के कोई बच्चा मुझे आंसर करे। 450 आंसर आ रहा है। तो इब्राहिम मानते हैं ये वाले सवाल? इब्राहिम और अम्मार मानते हैं कि ये सवाल जो है कितने अजीब से हैं, कि इसके अंदर कोई बॉडी जमीन पे रखी हुई है, फिर टेबल पे रखी हुई है, और जो हम हाइट है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेजर करते हैं जनाब। चले जी, जबरदस्त हो गया जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। और देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर मुझे पता है कि ठीक ठाक मुश्किल बात होगी, तो फिर मैं आपको कराता हूँ। आसान सवाल मैं नहीं करा रहा आपको। एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 2 मरतबा आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कराना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को बेटा पहले आप लोग गौर से पढ़ें। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि एक कार है, उसका नाम है एक्स, ठीक है, और कार एक्स की जो स्पीड है इट इज हाफ ऑफ कार वाई, इट इज हाफ ऑफ कार वाई, द स्पीड ऑफ कार एक्स इज हाफ ऑफ कार वाई। फिर आगे चले, कह रहे कार एक्स का मास, कार एक्स का मास इज ट्वाइस मास ऑफ वाई। ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आंसर आप लोग मुझे करके बताएं, मैं नहीं बता रहा। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बेटा वो पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर कार एक्स। सॉल्व आपने करना भाई। जी बेटा कोई बच्चा मुझे आंसर करे। मुझे नहीं पता, आप मैथमेटिक्स लगाएं और मुझे आंसर बताएं। मैथमेटिक्स लगाएं, इस चक्कर में नहीं पड़े किसका किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसकी कम। मैथमेटिक्स लगाएं और आंसर बताएं, ए बीटा सी डी। ए बीटा सी डी। सर सारे आंसर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स की फॉर्म में, इसलिए मैं एक्स पे काम शुरू कर रहा हूँ। क्या काम शुरू कर रहे हैं? सर काम हम ये शुरू कर रहे हैं कि उन्होंने हमें गिवन है
कि x का मास मास ऑफ x 2 टाइम्स ऑफ m बाई है, और x की वेलोसिटी हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ y है। अब आप नोट करो, ये वाला 2 और ये वाला 1/2 का स्क्वायर, इसे एक तरफ ले आओ साइड में, 2 को और 1/4 को लेकर आ जाओ साइड में, और बाकी जो नंबर्स हैं, क्या बचा सर? हाफ बचा, y का मास बचा, y की वेलोसिटी बची, उसको साइड में कर दिया। अब बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो 2 1 2, 2 2 4, तो x की काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ y है। x की काइनेटिक एनर्जी x की काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ y है। x की काइनेटिक एनर्जी y की काइनेटिक एनर्जी का हाफ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो कंडीशंस दी हुई होती है ना बेटा, पुट कंडीशंस इन द गिवन इक्वेशन। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसमें कंडीशंस को पुट करें, इक्वेशंस को सॉल्व करें, और वो रिजल्ट बना लें जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है।